साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो वाइट रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वाइट रिवॉल्यूशन जो चला था 1970 में चला था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाइट रिवॉल्यूशन की आवश्यकता पड़ी क्यों। वाई डिड रिक्वायर्ड टू वाइट रिवॉल्यूशन। सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जो गौ पशुओं की जातियाँ हैं, गौ पशुओं की संख्या है, वो वर्ल्ड में पहले स्थान पर है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ मिल्क अवेलेबिलिटी जो है, मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी कम है। और अगर अन्य देश के कंपेयर कर लिए, तुलना कर लिया जाए तब पर एनिमल, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी कम होने के कारण और मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिकों के दिमाग में ये विचारधाराएं हैं कि क्यों ना हम अपना मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाएं, अच्छे अच्छे नस्ल के ब्रीड्स को डेवलप करें, ताकि जिससे मिल्क अवेलेबिलिटी और मिल्क प्रोडक्शन हमारा बढ़ सके। तो इसके लिए सन 1970 में एक क्रांति हुई, एक क्रांति चली जिसका नाम पड़ा वाइट रिवॉल्यूशन, दुग्ध क्रांति कह सकते हैं इसे। इसका अदर सिनोनिम में इसे कहते हैं फ्लड रिवॉल्यूशन। फ्लड रिवॉल्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस क्रांति से ऐसा कहा जाता है कि दुग्ध का बाढ़, फ्लड का तात्पर्य होता है बाढ़ से, मतलब दुग्ध बाढ़ जैसा हो जाए, इतना प्रोडक्शन हमें करना है। उसके बाद फिर सबसे पहली चीज़, अगर हम ये टॉपिक जो हमारा है, हम चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से अध्ययन करें और चाहे अपने सिलेबस की दृष्टि से, चाहे बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, चाहे जिस लेवल के स्टूडेंट हो, कंपटीशन की दृष्टि से भी अध्ययन कर रहे हैं तब पर भी लाभदायक है, और अगर अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं तब पर भी लाभदायक होगा। तो सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि हमारे यहाँ जो फ्लड रिवॉल्यूशन था, इसका श्रेय किसे गया, अर्थात फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। अब वाइट रिवॉल्यूशन चली कब थी? तो वाइट रिवॉल्यूशन इज स्टार्टेड इन 1970, 1970 में स्टार्ट हुआ। अब देखते हैं कि वाइट रिवॉल्यूशन 1970 में तो स्टार्ट हुआ, लेकिन ये अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए कितने स्टेप में चला, कब कब चला, और किस स्टेप में इसके लिए क्या क्या लक्ष्य रखे गए, और प्लस इसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किन किन संस्थाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, किन की सहायता से ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब रहा। इन विषयों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ देखते हैं, इसका जो फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन। जो फर्स्ट स्टेप था वाइट रिवॉल्यूशन का, वो जो हमारा था 11 वर्ष का था। 1970 में तो स्टार्ट हुआ था, 1970 में 11 ऐड कर दिए, 1970 से 1981। फर्स्ट स्टेप जो था इसका 1970 में स्टार्ट हुआ था, 1981 तक चला। इसमें किन किन संस्थाओं ने अपना योगदान दिया? तो इसमें आईडीसी और एनडीडीबी, मतलब इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने अपनी भूमिका निभाई, जिसमें कि आईडीसी का काम था, मतलब दोनों मिलजुल के अपना काम किया। जिसमें किसी का काम था फंड प्रोवाइड करना, तो कोई अपना देश में कई जगह में अपनी संस्थाएं बना के इसके डेवलपमेंट के लिए काफ़ी हद तक अपना योगदान दिया। और एक चीज़ साथियों, अब इसे हम कॉमन ले लेते हैं कि आईडीसी एनडीडीबी लगभग पूरे वाइट रिवॉल्यूशन में अपनी भूमिका अदा करती रही। अब देखते हैं कि 1970 से 1981 में जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो वाइट रिवॉल्यूशन चला था, उसका एम से क्या था? तो उस समय हमारे यहाँ जो मिल्क की अवेलेबिलिटी थी वो पर कैपिटा 104 ग्राम था, 104 ग्राम। तो इसका जो एम से था, मिल्क अवेलेबिलिटी टू इंक्रीज 104 ग्राम से इसे 123 ग्राम, मतलब 104 ग्राम से 123 ग्राम किया गया। इसका लक्ष्य निर्धारित हुआ, वो 104 ग्राम से 123 ग्राम किया जाए। उसके बाद फिर दूसरी चीज़ क्या थी इसमें? डेवलपिंग द गुड नेचर ऑफ ब्रीड्स, मतलब अच्छे प्रकृति वाले गौवंशीय जातियों को विकसित करना। गुड ब्रीड्स, अच्छी नस्ल के गौवंशों को विकसित किया गया और उसे देश में कई स्थानों तक पहुंचाया गया, ताकि कि हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन है वो काफ़ी हद तक बढ़ सके। अब दूसरी चीज़ आ गई हमारा सेकेंड स्टेप ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन। सेकेंड स्टेप जो था हमारा वाइट रिवॉल्यूशन का, ये 4 वर्षों के लिए चला था। कब चला? 1981 में ख़त्म हुआ था, फिर ये हमारा चला 1981 से 1985 तक। सेकेंड, इसमें क्या था, इसमें भी
आईडीसी, एनडीडीबी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया। उसके बाद फिर क्या था, इसमें मिल्क अवेलेबिलिटी जो थी, जो हमारे यहाँ 123 ग्राम हो गया था, वो 123 ग्राम से 149 ग्राम किया गया। मिल्क अवेलेबिलिटी टू इंक्रीज 123 ग्राम टू 149 ग्राम। और उसके बाद फिर इसमें क्या हुआ, फिर इसमें भी अच्छे अच्छे नस्ल के ब्रीड्स को डेवलप करने के लिए काफ़ी हद तक फंडिंग प्रोवाइड की गई। कृषकों को अधिक जागरूक किया गया ताकि देश में अच्छे नस्ल के ब्रीड्स काफ़ी जगह पहुंचाए जाएं और जो हमारा मिल्क प्रोडक्शन है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज करें। उसके बाद फिर जो हमारा तीसरा स्टेप था वाइट रेवोल्यूशन का, थर्ड स्टेप जो था हमारा, वो हमारा चला था कब, 1985 में ख़त्म हुआ सेकेंड स्टेप। फिर 1985 से 1996 तक थर्ड स्टेप चला। इसमें क्या था, इसमें हमारी मिल्क अवेलेबिलिटी जो 123 ग्राम से सेकेंड स्टेप में 149 ग्राम की गई थी, तो इसमें जो था हमारा 149 ग्राम टू एबव, मतलब पहला इसका एम्स था कि जो मिल्क अवेलेबिलिटी है पर कैपिटा वो 149 ग्राम से ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाए, बढ़ाया जाए। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या थी, डेवलपिंग द गुड नेचर ऑफ ब्रीड्स, अच्छी नस्ल के गौ पशुओं का विकास करना। उसके बाद फिर क्या था, मिल्क प्रोडक्ट जो थे जैसे कि एनडीडीबी, तब तक हमारे देश में जो हमारा अमूल था, अमूल है कोऑपरेटिव संस्था, इसका ये भी मतलब इसके जो प्रोडक्ट थे मिल्क के वो देश में काफ़ी जगह तक पहुँचे। चूँकि अमूल की स्थापना हमारे वाइट रेवोल्यूशन से पहले ही हो चुकी थी, लेकिन फिर भी जो प्रोडक्ट थे वो काफ़ी मतलब देश में हर एक जगह पे पहुँचाने में अमूल की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसके बाद फिर इसमें क्या था, थर्ड स्टेप में इसकी मिल्क अवेलेबिलिटी 149 ग्राम से इंक्रीज किया गया, बढ़ाया गया कि पर कैपिटा जो मिल्क अवेलेबिलिटी है 149 ग्राम से ज़्यादा हो जाए। उसके बाद फिर क्या था कि इसमें भी एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन आईडीसी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब इसका एम्स क्या था या ऑब्जेक्टिव ऑफ वाइट रिवोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, इसके उद्देश्य क्या थे। तो जो हमारा वाइट रेवोल्यूशन था इसका सबसे पहला उद्देश्य जो था हमारा, इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन, मतलब कि हमारे जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा देना, उसको बढ़ाना। दूसरी चीज़, इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क पर कैपिटा, जो हमारे पर कैपिटा मिल्क की अवेलेबिलिटी थी उसको बढ़ाना। तीसरी चीज़ क्या थी इसमें कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू ब्रीड्स ऑफ काऊ, गाय की नई नई नस्लों को विकसित करना, दुधारू नस्लों को विकसित करना। चौथी चीज़ क्या थी, इंक्रीज द इकोनॉमिक लेवल, हमारी आर्थिक व्यवस्था जो थी, आर्थिक लेवल को इंक्रीज करना। इंक्रीज द जीडीपी में काफ़ी हद तक सहयोग करना, उसे बढ़ाना, इत्यादि इसके ऑब्जेक्टिव थे, उद्देश्य। उसके बाद फिर अब इसमें अगर हम बात कर लें कि ऑब्जेक्टिव में हमारा इसे एडवांटेज में भी ले सकते हैं, क्या क्या लाभ हुआ, हमारा मिल्क अवेलेबिलिटी बढ़ा, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा, हमारा जो जीडीपी था उसमें काफ़ी हद तक सहयोग मिला और पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी जो थी वो भी बढ़ी। और उसके बाद फिर देख लें, अब ये जो था हमारा वाइट रेवोल्यूशन, ये काफ़ी हद तक एक समझिए रामबाण साबित हुआ मिल्क अवेलेबिलिटी और इंडिया में डेयरी डेवलपमेंट के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए काफ़ी हद तक बहुत ही लाभप्रद रहा। तो साथियों, आज हमने अपने वीडियो में डिस्कस किया कि वाइट रेवोल्यूशन किन किन चरण में चला, इसके क्या एम्स थे, इससे हमें क्या मुनाफा हुआ, इन्होंने भारतीय अर्थशास्त्र में, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से अपनी भूमिका अदा की। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।